बलप्रीत मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोमी मैडम गुड इवनिंग। पारुल जी गुड इवनिंग। सर। और मैडम ठीक हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी, आप ठीक है सर? जी जी ठीक है। आप एकदम रेडी रहती हैं बिल्कुल टाइम पे एग्जैक्ट। मैंने हाँ जी नोटिस सर, किया है। बिल्कुल। काम वगैरह निपटा के एकदम, क्योंकि काफी काम रहता है लिखने का। अभी बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है सब कुछ। चलिए अब इस समय क्या है, मुश्किल से 1-2 महीने की मेहनत होगी और क्या करना है हाँ ना। जी, हाँ जी। चलिए अच्छी बात। किस जगह से बिलोंग करती हैं आप? सर मैं मेरठ से हूँ। अच्छा मेरठ से। ये आपकी हाँ भाषा जी, बताती हाँ है, जी। मैंने सोचा था कि लग रहा है दूर से। हाँ जी, हाँ जी। सोमी जी गुड इवनिंग। जागृति मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ज्योति मैडम गुड इवनिंग। हाँ आने सर। दीजिए लोगों को आने दीजिए। पारुल मैडम आप ठीक हैं? सर आप प्रयागराज से हैं क्या? जी जी जी। आप कहाँ से हैं? मैं भी यहीं से हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है मैडम। हाँ सर। प्रयागराज में कहाँ रहती हैं आप? सलोरी। सलौरी में रहती हैं। चलिए अच्छी बात है। हाँ सर। शांतिपुरम सुना है आपने एरिया? हाँ हाँ सर, बिल्कुल मैं यहाँ राजश्री। की लोकल ही हूँ। अच्छा राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी सुना है? हाँ, या बस फाफा उसी के मऊ में पास। है। हाँ बस वहीं रहता हूँ, पास में ही रहता अच्छा सर, अच्छा अच्छा। हूँ। जी पारुल मैडम आपसे बढ़िया बात है नहीं हुई, सर। क्या हाल चाल है आपके, ठीक हैं? हाँ सर ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं? बस ठीक है। स्कूल जा रही हैं आजकल? नहीं हाँ सर, अभी तो स्कूल चल रहे हैं। विद्यालय जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, इनमें से कहाँ जाती हैं इतना बताइए बस। सर हमारे स्कूल का नाम तो किसान इंटर कॉलेज है। मैंने बोला कि आप विद्यालय जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, इनमें से क्या यूज करती हैं आप? सर मैं तो स्कूल ही जाती हूँ। आप स्कूल ही जाती हैं, चलिए ठीक। कुछ लोग आपके यहाँ विद्यालय भी आते वैसे होंगे। सर क्या होना चाहिए? हाँ सर। नहीं मैंने पूछा नहीं, कुछ लोग विद्यालय भी आते होंगे आपके यहाँ। कुछ लोग पूछे बोलते होंगे ना कि मैं विद्यालय जाना है, मैं आना है, कुछ लोग बोलते होंगे, डेफिनेट जी बोलते जी होंगे, जी। मुझे उम्मीद है। कुछ लोग बोलते होंगे कॉलेज जा रहा हूँ। सर प्राइमरी में अधिकतर मैंने विद्यालय शब्द सुना था। अब कॉलेज मतलब सुनते वैसे होना क्या एक्चुअली चाहिए, विद्यालय या कॉलेज? यहाँ पर तो कॉलेज ही होना चाहिए जहाँ आप हैं। जी जी। ठीक है, लेकिन विद्यालय हम लोग जनरल भाषा में, अपनी मातृभाषा में विद्यालय यूज कर देते हैं। अब लोग जी आ जी जाए जब जी, तक मैं वो बात अच्छा करता हूँ, लगता है अदरवाइज सर। आप अच्छा लगता है। प्यार से बोलते हैं हम विद्यालय जा रहे हैं, अच्छा लगता जी जी जी। है। ये ना सोचिएगा अनुसार कहीं आपको कुछ वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, लोग ऐसी कोई नहीं है। और लगता है कहीं से नॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम करेक्ट हो जाएं। नहीं नहीं आप सही सर विद्यालय बिल्कुल है। अच्छा लगता है। हाँ अच्छा, मैंने भी तो वही बोला, अच्छा लगता है। जैसे हम लोग हाँ, प्यार से बोलते हैं विद्यालय जा रहे हैं, अच्छा अपनापन सा लगता लगता है मुझे है, अपनापन विद्यालय। सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। गुड हाँ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम गुड इवनिंग। चलिए सर आने सर दीजिए मुझे लोगों एक को। क्वेश्चन पूछना था। अरे बिल्कुल, जब तक आप पूछिए क्वेश्चन पूछिए। ऐसा पूछिएगा जो हाँ बता सर, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपने एक मतलब जो नोट्स बना रखे थे, हैंड रिटन नोट्स थे, इसमें थर्ड पॉइंट पे एन सिंगल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन और एन ट्रिपल बॉन्ड एन इस तरीके से दे रखा है। एक बार फिर से बोलिएगा, ये हो सकता है कहीं लिखने में कुछ चूक हुई हो, बोलिए एक बार, मैं लिखता हूँ। बोले। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ का है हाँ एन। एन सिंगल बॉन्ड एन, एन डबल ठीक बॉन्ड है। एन और एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, क्या करना है? सर मुझे ये पूछना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। ठीक है। तो बॉन्ड लेकिन स्ट्रेंथ लेकिन किस तरीके से यहाँ? जी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपने डाइएजोनियम जी। सॉल्ट पढ़े हैं मैडम? हाँ हाँ हाँ। हाँ याद एन आया डबल कुछ? बॉन्ड एन होता है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। आ गया? आ गया ना? जी 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 जी। ऐसे ही। जी जी जी। तो वो कंडीशन को रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की गई यहाँ पर। ऐसे ही वैलेंसी ओके को यहाँ ओके। और किसी से भी सेटिस्फैक्शन दिया, जैसे मान लो यहाँ पर आया होगा तो हो सकता है हाइड्रोजन लगाकर फिर एमीन बना लिया गया हो, इस तरीके जी से जी कंपाउंड जी बनाया। जी।
वो चीज़ ठीक जनरेशन ठीक की। ठीक ठीक है। ठीक सर। सर एक बात पूछनी थी। छोटी छोटी बातें दो पूछिए। हाँ, तो वो बोलना था कि वो जो आप बुक से पीडीएफ हम लोग को सेंड करते हैं, तो वो ऑफलाइन अगर हम लोग को पार्सल करने का अगर सुविधा होता तो कर देते, क्योंकि हम लोग कितना नोट्स फिर प्रिंट आउट निकाल। आपकी बात बिल्कुल सही है मैडम, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सत्य बता दूं, मतलब कोई इफ और बट नहीं है। मैंने पूरी बुक को पीडीएफ 1 2 3 सेट तो अपने लिए बनवाए, उसके बाद मैंने पूरी पीडीएफ फॉर्म में ले ली है। क्योंकि अगर मैं 10-20 मतलब 2-4-500 छपवाऊँ किताबें, तो मेरे लिए ये टिपिकल काम हो जाएगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने अपने लिए तो सेट 1-2 बनवाए, जिससे कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। अब उसमें मेरे लिए क्या होगा कि मुझे सेपरेट प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, फिर बुक की प्रिंटिंग और बाइंडिंग करवानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, वो आपके लिए भी हेडक और मेरे लिए भी हेडक हो जाएगी पूरी। अदरवाइज मैं, आप अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं इस पे लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, किसी पब्लिशर से बात कर रहा हूँ जो मुझे पूरे कम चीप एंड बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करके, मतलब इसको कंपाइल करके हमें दे दे। क्योंकि मैं भी प्रिंट आउट मैं भी निकलवाता हूँ। तो ये मेरे लिए भी हेडक बन रही है, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं जो सुविधा आप सोच रहे हैं मिल जाए, वो कोशिश करूंगा कि मंथ के लास्ट तक मिल जाएगी आपको, जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा पब्लिशर मिल गया तो मैं उसके थ्रू छपवा लेता हूँ उसे। और छपवाने के बाद क्या होगा कि नंबर, आप जैसे मान ली मैंने 500 या 200 छपवा ली, तो हो सकता है कोई, मतलब उसमें अगर वो कंसेशन करके दे देगा तो मैं फिर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोशिश वही कर रहा हूँ। ओके। चल ठीक है, एक लोगों का इंतजार था मुझे। सर अगर आप प्रभाकर कहिए तो मैं बात करूं। हाँ करिए, बात करिए। कोई अगर ऐसा पब्लिकेशन, आप कहाँ सर रहते हैं? प्रिंट, क्योंकि सर मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ ना, वहाँ पे बुक पब्लिश करवाया जाता है। अच्छा ठीक ठीक, बात करिए। कहना अगर नोट्स है सर के एक लोगों के, तो पूछिएगा कि क्या उनका रेट्स क्या रहता क्या है। आपको बता ठीक है, दूंगी, क्योंकि वो लेवल नियरली मान के चलिएगा 500 पेजेस की बात करिएगा कम से तो कम। कंप्यूटर के साथ इसके 500 पेजेस की। हाँ रूम। लगभग 500 ओके पेजेस सर। बैठेंगे टोटल जाकर। चलिए ठीक है, बताइएगा, तो है ना, मतलब कितना उसका इंफॉर्मेशन। चार्ज आएगा? ओके सर। हाँ चार्जेस, हाँ अगर ठीक। बुक के रेट पूछिएगा, एक बुक के ना पूछिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बता देगा वो। एक बुक के तो 500 ही बता देगा वो। पूछिएगा 500 या कि क्या 1000 पूछ। छपवानी है कितना, ये पूछिएगा उससे कि 500 या 1000 बुक्स कलेक्टिवली अच्छा। छपवाई जाएं आपसे। तो हाँ एक बुक में लगभग 500 पेज रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर। कितना चार्जेस हाँ बैठेंगे, ऐसे पूछिएगा, तब वो बताएगा आपको। ठीक है सर, चलिए मैं ठीक पूछ है, के हाँ बताऊंगी। चलिए ठीक है। ओके मैं सर। अब शुरुआत कर देता हूँ, लोग आ चुके हैं। प्रभाकर सर नमस्कार, आपका इंतजार था आज मुझे। राजेश सर नमस्कार। सर नमस्ते। गोपाल भैया आज भी रास्ते में है कहीं? नहीं सर, आज मैं घर पे हूँ सर। आज घर पे हैं, चाय वाय पी ली आपने? जी सर। चलिए सर, हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे जिसका नाम था, आइडियल गैस से आगे बढ़ चुके थे और हम लोग रियल गैस की तरफ चल रहे थे। तो रियल गैस इक्वेशन जो होती है, अगर हम लोग बात करते हैं रियल गैस इक्वेशन की, सर सुनते रहिएगा, रियल गैस इक्वेशन की, तो आप लोग इसे वैन डर वाल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो रियल गैस इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या चीज़ होती है। तो रियल गैस बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहीं से मान के चलिए कि बहुत कुछ आपको मिलता चला गया। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है क्या? एक्चुअल में आप जानते हैं कि कोई भी गैस जो होती है वो 100% आइडियल नहीं होती है। तो यानी अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो सिंपली यही बोलते हैं कि आइडियल गैस वो होती है जो बॉयल्स-चार्ल्स लॉ को अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ओबे करती है और एक इक्वेशन ओबे करे जिसका नाम है PV इज इक्वल टू NRT या PV इज इक्वल टू RT। ये आइडियल गैस होती है। लेकिन कुछ गैसेस जो होती हैं जो आइडियल जैसी तो हैं लेकिन आइडियल नहीं, मीन्स 100% ना तो बॉयल्स लॉ को ओबे करती हैं ना चार्ल्स लॉ को ओबे करती हैं। और इन गैसेस में खास नाम जो आता है वो नाम आता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस
लगभग मान के चलिए कि आइडियल जैसी नहीं मानते। ये इनका लिक्विफिकेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड का तो हो भी जाता है, नाइट्रोजन का कम हो पाता है, और हाइड्रोजन का बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से होती है लिक्विफाई। तो अगर आप लोग इनको देखें तो ये रियल गैसेस में काउंट होती हैं, ये आइडियल गैसेस में काउंट नहीं होती। मीन्स ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं कुछ। और आइडियल गैस में अगर हम लोग ये भी चीज नोटिस करें कि मान लीजिए ये आइडियल गैस हमने एक कंटेनर में भर रखी है, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हमने इसका वॉल्यूम भी ले लिया, लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी गैस है जो रियल जैसा बिहेव कर रही, तो कुछ ना कुछ तो सर वॉल्यूम ये यहाँ पर क्या कर देगी, ऑक्यूपाई कर देगी। और आइडियल अगर गैस होती तो वॉल्यूम 0 हो जाता, लेकिन जब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, इसका मतलब है कि स्पेस घट रहा है। टोटल वॉल्यूम निकाले तो क्या हो जाएगा, V माइनस में से एक ये जो को वॉल्यूम है वो V हो गया, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हमने घटाया। तो सिंपल सा हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब गैसेस जो होती हैं वो रियल गैसेस जब बनेंगी, तो रियल गैसेस में हम लोग एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जैसा टर्म यूज करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो Z इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि PV अपॉन हो जाता है, बताइएगा PV अपॉन क्या हो जाता है, नीचे RT हो जाता है। अब अगर Z की वैल्यू 1 ले लें, सपोज कर लेते हैं Z की वैल्यू 1 ले ली गई, तो ये PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा, यानी ये आइडियल गैस जैसी बन जाएगी। लेकिन अगर Z की वैल्यू मोर देन 1 हो जाए या फिर Z की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तो इसका मतलब अब गैसेस जो है वो आइडियल नहीं होंगी, अब गैसेस रियल गैसेस जैसा बिहेव करना शुरू कर देंगी। किसी का माइक ऑन है सर, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा जिसका भी ऑन हो। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो रियल गैस इक्वेशन हमने मतलब डराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डेविएशन जो पढ़ रहे थे वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये मेजरमेंट है इस बात का कि गैस आइडियल है कि नॉन आइडियल है। तो मीन्स एक्चुअल में हम लिखना चाहें तो Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर represent non ideality of a गैस। एक गैस आइडियल है या नहीं है इस बात का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अब यहाँ पर सर हमें यह भी जानना जरूरी पड़ जाएगा कि इसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि अगर हम लोग कोई भी गैस है उसके ऊपर अगर हम प्रेशर कम करें, तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर कम करते चले जाएंगे, तो प्रेशर कम करने से क्या होगा कि Z जो है वो Z की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 चली जाएगी। या प्रेशर जो है हम क्या करें कि टेम्परेचर के पहले हम प्रेशर की ही बात कर लें। अगर हमने प्रेशर धीरे धीरे घटाना शुरू किया, प्रेशर धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तो अब Z की वैल्यू इक्वल टू 1 जब पहुंच रही, जैसे जैसे इक्वल की तरफ पहुंचती चली जाएगी, मतलब ये हुआ कि गैस आइडियल की जैसा बनना शुरू कर देगा। 100% अगर 1 हो गया तो मतलब गैस आइडियल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो फैक्टर हुआ एट लो प्रेशर, हम अगर बोलना चाहें तो एट लो प्रेशर पे क्या होगा कि रियल गैसेस जो होंगी वो नियरली आइडियल जैसी बन जाएंगी। तो मतलब अगर हम पॉइंट को लिखना चाहें, पॉइंट को अपना रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एट वेरी, शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, एट वेरी लो प्रेशर, यानी कि एट वेरी लो प्रेशर में क्या लिख दूं, लो प्रेशर, यहाँ पर जो रियल गैसेस होती है वो आइडियल जैसी बन जाती है। तो मीन्स रियल गैसेस बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस, है ना। तो यहाँ पर नियरली वर्ड और मैं जोड़े दे रहा हूँ, रियल गैसेस नियरली बिहेव्स लाइक नियरली आइडियल गैसेस। ये नियरली, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट समझ बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन में कैसे मदद करेगा। जो मैंने यहाँ पर ये वाला डायग्राम बनाया हुआ, इस पर जरा फोकस करिएगा, इसको बड़ा करके मैं बनाने जा रहा हूँ। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि आखिरकार 3 मैं डब्बे बना रहा हूँ, ये 3 बॉक्स हमारे पास में है, ये हमारे पास एक बॉक्स है इस तरीके से, ये आपके पास दूसरा बॉक्स हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा, ये दूसरा बॉक्स हो गया, इस पर थोड़ा सा समय लूंगा आपसे, और इस पे आपका हो गया ये तीसरा बॉक्स हो गया। इसमें मैंने क्या काम किया, गैस पार्टिकल जो थे वो छोटे छोटे बना दिए, इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पार्टिकल बनाए, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने थोड़े से बड़े कर दिए पार्टिकल, इसमें थोड़े से बड़े कर दिए, ये ऐसे करके मैंने बड़े कर दिए पार्टिकल। ये अब क्या करना चाहा मैंने, नेक्स्ट वाले में क्या किया कि पार्टिकल एक कोने में लाके मैंने सिंपल सा ऐसे करके
कलेक्ट कर दिए, ये वाले पार्टिकल कलेक्ट कर दिए, ऐसे कर दिए। अब आप ये बताइए कि अगर मैंने पहला बॉक्स आइडियल वॉल्यूम का है, अगर यहाँ पर कौन सी गैस है, आइडियल गैस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडियल गैस, ये मैंने लिख दी यहाँ पर आइडियल गैस। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो हमारा सिंपल सी बात है कि भैया आइडियल वॉल्यूम ही होगा, आइडियल वॉल्यूम होगा। अब आइडियल वॉल्यूम मैंने यहाँ ले लिया, इसके बाद हमने ये रियल गैस हो गई, जिसे हम लोग रियल गैस ले लेते हैं, रियल गैस हो गई। अब रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, रियल गैस वॉल्यूम होगा, रियल गैस का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस या रियल गैस वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ आपको साफ दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका कुछ साइज होगा और कुछ साइज होने की वजह से कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे। मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो वॉल्यूम जो है वो को वॉल्यूम है, मीन्स ये वाला वॉल्यूम जो है वो बी है, हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। अब ये वाला वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं वी था, वी। अब इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग आइडियल गैस भी होती तो वॉल्यूम बी होना चाहिए था, लेकिन रियल गैसेस है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम बी में से घट गया, यानी कि जो वॉल्यूम निकल के आया हमारे पास में रियल गैस का, तो रियल गैस का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा रियल गैस का, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस हो जाएगा वी में से हमने बी घटाया। यानी अगर अब मान लीजिए एन मोल्स थे, ये एन मोल्स थे, तो सिंपल सा हो जाएगा वी माइनस एन बी। ये हमने वो फैक्टर यूज किया जो वॉल्यूम बी को रिप्लेस करेगा, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो गैस इक्वेशन थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो गैस इक्वेशन थी, उसमें हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करा, ये वाला वॉल्यूम हमारा आ गया, ये वाला वॉल्यूम आ गया हमारा कितना, V माइनस एन बी आ गया, इसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब बात आती कि सर ये प्रेशर की बात आती, तो प्रेशर में आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स आइडियल रहे होंगे तो वो चारों तरफ से घूम रहे होंगे, आराम से मूवमेंट में होंगे, यानी कि अगर ये हमने पार्टिकल ले लिया ये मूवमेंट में, तो चारों तरफ फोर्स बराबर लग रहा होगा, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, मीन्स ये बैलेंस्ड है चारों तरफ। जब ये बैलेंस्ड है चारों तरफ तो उसमें क्या कंडीशन होगी, उसमें मॉलिक्यूल बीच में ही मूवमेंट करता रहेगा। बाई चांस कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो दीवार से टकराएंगे, साइड से टकराएंगे। अब मान लीजिए इस वाली दीवार पे हम अटैक देखना चाहते हैं, तो ये कोई ए पार्टिकल है और इसके ऊपर जैसे ए पार्टिकल दीवार से टकराएगा तो इसको खींचने के लिए जो बी पार्टिकल है वो तैयार रहेंगे कि भाई आओ तुम उधर मत जाओ, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, कोलाइड करेंगे आपस में। तो इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ये उतनी अच्छी वेलोसिटी से नहीं टकरा पाएगा जितनी वेलोसिटी से टकराना चाहिए था। अब मान लीजिए ए टकराने आ रहा दीवार से, पूरी फोर्स से टकराने आ रहा है, नहीं टकरा पाया क्योंकि बी ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर दी। तो अब इसका मतलब है जो प्रेशर ये लगाना चाह रहा है वो प्रेशर नहीं लगा पाएगा, जो प्रेशर ये लगाना चाह रहा है वो प्रेशर नहीं लगा पाएगा, मींस प्रेशर घट जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो आइडियल के प्रेशर में से घट जाएगा, यानी आइडियल का प्रेशर हमने लिया पी आइडियल, इसमें से प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया, पी डैश मान लेते हैं इसे। अब जो ये पी डैश है वो पी डैश किस बात पे डिपेंड करता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब पहले हम पी आइडियल निकाल लें, तो पी आइडियल हमारा हो जाएगा, पी आइडियल इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस पी डैश हो जाएगा। अब ये पी डैश क्या बोला है, पी डैश डिपेंड करेगा ए के जो नंबर ऑफ, यानी ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, एन अपॉन वी, यानी एन ए अपॉन एन वी हो जाएगा, वो एन ए अपॉन वी बी हो जाएगा, इंटू एन बी अपॉन ये बी बी हो जाएगा। लेकिन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, एन अपॉन वी इंटू एन अपॉन वी, इन नंबर ऑफ मोल्स को बराबर करिए तो ये एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यानी कि इस पी को हमने रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू आ गई पी इज इक्वल टू, ये आ गया आपका पी डैश, ये आपका पी डैश है, ये भी पी डैश है, तो पी डैश इज इक्वल टू हो गया, ये पी डैश इज इक्वल टू हो गया, ये पी डैश इज इक्वल टू हो गया। यानी कि अब पी डैश की वैल्यू हमारी आ गई एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यानी इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। तो अब जब इस फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में, पी आइडियल की वैल्यू जो आएगी, पी आइडियल इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये हमने साइन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर लगाना चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, ये सब वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगी। तो ए मैं जो यहाँ पर मिस कर गया हूँ वो ए, यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिप्लेस करेंगे ए से, तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यानी ये जो है ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए आ जाएगा, तो यानी ये हो गया आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बन जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर, इस वाली वैल्यू को इस पी की जगह हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद एक इक्वेशन तैयार करेंगे, यानी बोलेंगे पी
प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरी ब्रैकेट में v माइनस एन बी इज इक्वल टू हो गया आपका एन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ। तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो गया। दिस इज कॉल्ड वेंडरवॉल गैस इक्वेशन। ये आपने पढ़ी है कि इसको हम लोग वेंडरवॉल गैस इक्वेशन या फिर हम लोग इसे रियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो आप खूब पढ़ते हैं। लेकिन इस वेंडरवॉल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन में अधिकतर एक क्वेश्चन जो यहाँ से जनरेट होता है, नंबर 1 तो इक्वेशन भी पूछी जा सकती है इस फॉर्म में। दूसरी बात ये हो सकती है कि ए की वैल्यू पूछे कि ए की यूनिट क्या निकल के आएगी। तो अब आप जान रहे होते हैं कि हमेशा प्रेशर में प्रेशर जोड़ा जाता है, प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही जुड़ता है, यानी जो चीज है वो सेम कैटेगरी की जुड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है ये प्रेशर ही है, जिसकी यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है। यानी कि अगर हम प्रेशर लिखे तो एटमॉस्फेयर हो जाएगी। तो इसे हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे प्रेशर के बराबर कर लेते हैं। तो अब ए निकालें तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो गया, यानी पी हो गया हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, या हम लोग इसे और इसको वॉल्यूम को लीटर स्क्वायर बोल देते हैं, और यहाँ पर एन स्क्वायर आपका मोल स्क्वायर हो गया। तो यूनिट निकल के आ जाती है हमारी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये पर मोल स्क्वायर, ये यूनिट बन जाती है हमारी ए की। अगर इसी तरीके से हम लोग यूनिट निकालना चाहें बी की, तो आपको पता होना चाहिए बी में वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम जुड़ेगा या घटेगा, सेम बात है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एनबी की यूनिट है वो बी के बराबर हो जाएगी, यानी कि अगर हम लोग बी इज इक्वल टू चाहे तो वी अपॉन एन लिख सकते हैं। और वी क्या होता है, वॉल्यूम लीटर में होगा, और ये आपका मोल में हो जाएगा। तो सिंपल सी यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल हो जाएगी यहाँ पर यूनिट। तो ये यूनिट दोनों याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये ए और बी रिप्रेजेंट क्या करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड बी। अब ये कोई चीज मुझे बताए कोई लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए है क्या, ए हमने क्या बोला था और बी क्या बोला था, जी बताइएगा सर। ए क्या है और बी क्या है, जल्दी से बोलिए। एक को वॉल्यूम है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन क्या है बोले। डी वॉल्यूम है, फिर ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। गोपाल सर बोलिए। प्रभाकर तिवारी सर। हाँ सर, हेलो जी तिवारी सर, आवाज आपकी नहीं आ रही अभी तक। बल्कि मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ए जो है वो मतलब बी जो होगा वो तो वॉल्यूम होगी, और ए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर से बोलिए एक बार। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये करेक्शन है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन में। ठीक, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक हाँ ठीक। और जी, हाँ बी क्या जी। है, को वॉल्यूम और हो बी जाएगा, बी को क्या हम होगा। को वॉल्यूम भी कहते हैं, बट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगी वान डर वाल हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम, बी जो है। ठीक ठीक ठीक। तो अब इनकी यूनिट भी ध्यान रखिएगा और इनका मीनिंग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में ये आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज आप ये बताइएगा कि वैंडरवॉल गैस इक्वेशन की एक लिमिटेशन भी है। वैंडरवॉल गैस इक्वेशन तो हम लोग यूज करते ही करते हैं, लेकिन वैंडरवॉल गैस इक्वेशन की लिमिटेशन अगर कोई बताएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वैंडरवॉल गैस इक्वेशन। गोपाल सर आप बताइएगा, लिमिटेशन ऑफ वैंडरवॉल गैस इक्वेशन। बोले सर। सर आइडिया नहीं है सर, पता नहीं। नहीं आइडिया, चलिए किसी को आइडिया हो फिर ले लेते हैं, मैं बताता हूँ। जी पारुल मैडम बताइएगा। नहीं आइडिया है। जिज्ञासा जी बताइए, जिज्ञासा जी बोलिए। हरिओम बोले, हरिओम जी बोलिए। आइडिया नहीं है इसका। आइडिया नहीं है, चलिए पूनम मैडम आप बोलेंगे कुछ, पूनम कुशवाहा बोलेंगे आप कुछ। नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं बोलने को तैयार। बलप्रीत मैडम आप भी कुछ बोल दीजिए, आप ही की आवाज़ सुन लो।
कोई बोलने को तैयार नहीं। नो आइडिया सर, ये अच्छा तो चलिए। नहीं पढ़ा कभी, मतलब याद नहीं आ रहा, माइंड माइंड में अभी। नहीं, ये जल्दी पढ़ाया नहीं जाता ना, इसलिए, क्योंकि वैंडरवॉल के हाँ ए और जी बी हाँ पे लाके हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा फेलियर हुआ वो ये फेलियर हुआ कि इन्होंने जो भी वैल्यूज दी वो नॉर्मल, यानी कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर जाकर ये फेल हो जा रहा था। ये नॉर्मल कंडीशंस में इन्होंने जो बोला था सब कुछ, वो नॉर्मल कंडीशंस में बोला था। नॉर्मल कंडीशंस मतलब नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही बोला था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल गैस इक्वेशन इज फेल टू एक्सप्लेन the characteristics of the gases under very high pressure and low temperature. वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर जाकर के वेरी वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। वेरी हाई प्रेशर पे, इस बात को भी मैं प्रूव करूंगा, वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर ये रियल गैसेस का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया था इन्होंने वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये बात जो है एक साइंटिस्ट ने बताई थी जिनका नाम था, अगर आप किसी को नाम पता हो तो नाम बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। बताइए। जूल थॉमसन। नहीं, जूल थॉमसन ने नहीं दिया था। डाइट्रिसी का नाम सुना है? डाइट्रिसी का नाम सुना है? गोपाल सर नो आपने सुना सर। डाइट्रिसी का नाम? डाइट्रिसी का नाम सुना है गोपाल सर? जी सर, सर सुना है सर। सुना है। तो जी सर। इन्होंने क्या कुछ आइडिया है सर? कुछ बताया होगा, कुछ बोला होगा इन्होंने, इस ईयर में बोला था डाइट्रिसी ने। सर ये तो सर एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा चलिए, डाइट्रिसी ने ये कहा नाम था सुना है सर। कि हम तो सुनाएंगे सर। डाइट्रिसी ने ये कहा था कि जब हम लोग वैन डर वाल गैस इक्वेशन लेते हैं तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन केवल रियल गैसेस पे ही अप्लाई होती है, आइडियल पे नहीं होती। ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 1 मोल किसी गैस का ले लेते हैं तो उस समय जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती है, हाई टेम्परेचर, जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा तो इक्वेशन में जो वेरिएशन आएगा वो ये आएगा कि P यहाँ पर ये a अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाला फैक्टर नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा, तो बचेगा हमारे पास P और ब्रैकेट में b माइनस वी रह जाएगा और यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा RT e की पावर माइनस a अपॉन वी आर टी बचेगा। अब ये जो इन्होंने इक्वेशन दी थी, ये आखिरकार इक्वेशन क्या बताना चाहती है, ये कुछ समझ में नहीं आया। ये चीज हमें समझनी है। तो इस पे अगर आप लगातार हमारे साथ अभी बने रहेंगे तो हम आपको पूरी बात बताएंगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अब आप देखिएगा, मैं इक्वेशन लेता हूँ आइडियल गैस की, रियल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ले लेता हूँ। अब आप पूरा ध्यान से देखते रहिए, ये क्वेश्चन पीजीटी में तय है, बिल्कुल पक्का है। मैं लिखे दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे लिखे दे रहा हूँ, आएगा। ठीक है। अब यहाँ P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लिया मैंने, यहाँ पर V माइनस बी लिया, V माइनस एन बी ले लेता हूँ, एन बी लिया मैंने, और यहाँ इज इक्वल टू एन आर टी लिया। अगर इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं कि n की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तब n की वैल्यू 1 मानेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी P ए अपॉन वी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई इससे करिए, तो ये बनेगा आपका पी वी बना माइनस का पी बी बना। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यही बनेगा ना? बोलिए एक बार, मैथ थोड़ी कमजोर है हमारी। इसके बाद इक्वेशन बनेगी हमारी प्लस की ए अपॉन वी बनेगा, प्लस का ए अपॉन वी बनेगा, और फिर माइनस का ए बी अपॉन वी स्क्वायर बनेगा, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर टी। देखिए कि यही बन रही है क्या? एक बार चेक करिए जरा। अनीश जी बोले, आप चेक करें, मैथ आपकी तेज लग रही है। बोलिए यार एक बार कोई लोग। गोपाल सर अब आप तो सपोर्ट करो यार, यही बनेगी सर। नहीं जी सर, सर ठीक है सर, पक्का? ठीक है। अब लिखूं मैं पी बी इज इक्वल टू, बन सकता है पी बी इज इक्वल टू आर टी, तो ये हो ही गया। इनको इधर भेजो जरा। जब जैसे इधर भेजेंगे तो सर ये वाला प्लस साइन में हो जाएगा, यानी पी बी हो जाएगा ये, और ये वाला साइन माइनस हो जाएगा आपका, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, यानी ए अपॉन बी हो जाएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस हो अपॉन। जाएगा ए बी अपॉन बी। अब ये मैंने इक्वेशन 1 बना ली। देखिए क्या होता है कि मेरा अपना एक तरीका है, आपका एक अपना तरीका, और मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहले फार्मूले को उस सिचुएशन में ला के रखता हूँ जिस सिचुएशन के बाद कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे अगर हमसे कोई कहे
कि ये रखा है मैंने P इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी रखा है और हमसे कोई कहे कि M निकालो, तो मैं ये खूब जानता हूँ कि अधिकतर लोग क्या करेंगे, पहले P की वैल्यू पुट करेंगे, फिर B की वैल्यू पुट करेंगे, फिर W, फिर R, फिर T, फिर M निकाल देंगे, निकल आएगा। लेकिन मैं थोड़ा क्या करता हूँ, मैं पहले लिख लूंगा अपने आसानी के लिए M इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पी वी। अब मुझे इधर उधर कुछ नहीं करना, मुझे केवल इनकी गुणा भाग करनी है, बाकी ये कैलकुलेशन में आंसर आएगा। ये मेरी आदत में है, बाकी आपकी आदत में अगर वो है तो वो भी ठीक है, आंसर दोनों सेम आएगा, लेकिन इजी कैलकुलेशन में गलती होने के चांस इधर घट जाते हैं। तो वही मैंने ये काम, हाँ कम हो जाते हैं, गलती के चांस कम होते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए मैं उस काम को करता हूँ पहले, वही मैंने यहाँ किया। अब मैंने क्या काम किया, एट लो प्रेशर ले लेता हूँ मैं, एट लो प्रेशर मैंने लिया। जैसे ही मैंने लो प्रेशर लिया तो अब क्या हुआ कि लो प्रेशर में P स्मॉल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। P क्या हो जाएगा, P इज लेस देन, मच लेस देन वॉल्यूम। भाई लो प्रेशर पर P इज मच लेस देन वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर P को बोल सकते हैं कि स्मॉल हो जाएगा और इसके कंपेरिजन में वॉल्यूम हमारा लार्ज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर। अब जब ये चीज हो गई तो दोनों में से कौन कौन से फैक्टर हमें हटाने पड़ेंगे, यानी अब हमें एक तो ये हटाना पड़ेगा पीवी, यानी पीवी को हमें हटाना पड़ेगा, और साथ में हमारा ये वाला फैक्टर भी प्रेशर से रिलेटेड है, क्योंकि प्रेशर वाले टर्म का ही फैक्टर है ये, तो यानी कि ए बी अपॉन वी स्क्वायर, इन दोनों टर्म को हमको नेग्लेक्ट कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखिए, इसको टर्म को नेग्लेक्ट किया, इसको टर्म को नेग्लेक्ट किया, तो मेरे पास बचा पीबी इज इक्वल टू आर टी बचा, और माइनस का हमारे पास ए बी बचा, यही बचा केवल। अब हम लोग क्या करें, इस वाले फैक्टर को कैसे बराबर करें, इसको हम लोग आर टी से डिवाइड करें। जैसे ही आर टी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी हो गया, जो जेड के बराबर हो जाता है, और ये आपका 1 माइनस ए अपॉन वी हो गया, ए अपॉन वी हो गया। अब आप क्या कर लेंगे इसे, अब आप इसको ऐसे कर लीजिए कि अगर नहीं इसमें नीचे सॉरी डिवाइड कर रहे हैं ना, इसे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी तो फिर आर टी ही आएगा, तो ये हो गया। अब ये वैल्यू आ गई z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। अब आप देखिए कि z की वैल्यू क्या हुई, 1 से कम हुई गोपाल सर या ज्यादा हुई, लो प्रेशर पर z की वैल्यू 1 से कम हुई या ज्यादा हुई, यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसा है बोले सर, 1 से कम हो गया। तो सर z कम हो गई वन से सर। कम हो गई सर। हाँ, z की वैल्यू लेस देन 1 हो गई ना, जब लेस देन 1 हो गई इसका मतलब ये हो गया कि ये गैस जो है वो आइडियल नहीं है। अगर z की वैल्यू 1 आती तो गैस आइडियल थी, और z की वैल्यू 1 से लेस हो रही, इसका मतलब ये गैस आइडियल नहीं है, और ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि रियल गैस का प्रूफ है कि z की वैल्यू जो है रियल गैस के लिए इक्वल टू 1 नहीं आ सकती, वो लेस देन 1 ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रही। अब आप कहें कि सर हम उल्टा करके देख लें, हाई प्रेशर पे लगा के देखें, तो आप इसी वाली इक्वेशन को ध्यान रखना। अब हम लोग हाई प्रेशर पे चल रहे हैं, यानी अब हम लोग क्या करते हैं सर, हाई प्रेशर की तरफ चल लेते हैं, इस तरीके से हाई प्रेशर की तरफ। अब ये बताइए, जब हमने प्रेशर हाई ले लिया तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी प्रेशर इज मच लार्जर देन हो जाएगा वॉल्यूम, तो अब वॉल्यूम स्मॉल हो गया। जब वॉल्यूम हमारे पास स्मॉल हो गया तो स्मॉल वॉल्यूम हो गया और प्रेशर हमारे पास हो गया हाई, ये चीज हो गई। तो अब कौन सा टर्म हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, कौन सा टर्म नेग्लेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमें ए और बी नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, जिसमें वॉल्यूम आ रहा हो, ए इसके बाद ए बी अपॉन वी स्क्वायर, ये दोनों टर्म हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। जब ये दोनों टर्म नेग्लेक्ट करेंगे तो आ जाएगा पीबी, गला बैठने लगा, पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी प्लस पीवी, यही बचेगा हमारे पास। अब इसको आर टी से फिर डिवाइड कर दीजिए, तो पीवी अपॉन आर टी रह जाएगा, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये प्लस पीवी अपॉन आर टी हो जाएगा। अब ये बताइए ये वैल्यू किसके बराबर हुई, ये वैल्यू हो गई जेड के बराबर, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी हो गया। क्या यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 आई, यहाँ जेड की वैल्यू मोर देन 1 आ गई। इट मीन्स अब भी ये आइडियल गैस नहीं हो पाई, यानी चाहे प्रेशर हम लो करें, चाहे प्रेशर सर हम लो करें और चाहे प्रेशर हाई करें, दोनों कंडीशंस में वो गैस आइडियल नहीं बन रही है। वो गैस कैसी बन रही है, वो रियल ही बन रही, बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन और मोर देन 1 ही जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रेशर बहुत कम कर दें, मीन्स एक एक्सट्रीमली वाली कंडीशन ले आते हैं, यानी एट एक्सट्रीमली, यहाँ लिख देता हूं मैं, एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर या लो प्रेशर ले लीजिए, पहले फिर हाई ले लेते हैं। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, जब एक्सट्रीमली लो हो जाएगा तो मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि प्रेशर भी कम हुआ
तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा एज कंपेयर टू वेरी लार्ज। जब एक्सट्रीमली लो प्रेशर हुआ भाई, आप सिंपल सी बात है कि प्रेशर जहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा। तो वेरी लार्ज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब फैक्टर रिमूव करने पड़ेंगे। एक कम है, एक बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, एक कम है, एक बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में हमें जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो ए अपॉन बी हो, चाहे वो ए बी अपॉन वी स्क्वायर हो, या फिर हमारा दूसरा फैक्टर कौन सा पीबी हो, ये सब फैक्टर हमें रिमूव करने पड़ेंगे, नेग्लिजिबल करने पड़ेंगे। तो उस समय गैस कैसी हो जाएगी, उस समय गैस हमारी आइडियल हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाती है, पीवी डिवाइड कर दीजिए आरटी से, तो पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल टू 1 हो गया, जो जेड इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स अ गैस बिकम्स आइडियल, या अ रियल गैस बिकम्स आइडियल, ऐसे बोल सकते हैं, अ रियल गैस बिकम्स आइडियल एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी रियल गैस आइडियल हो सकती है, कब, आपको ऑप्शन 4 दे दिए जाए तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब जेड की वैल्यू 1 हो। लेकिन ये जेड की वैल्यू कम 1 कब हो सकती है, वो एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे ही हो सकती है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, एट लो प्रेशर बोले सर क्या लिख दूं, रियल गैस, एट लो नहीं, एक्सट्रीमली लो लिखना पड़ेगा मुझे, एक्सट्रीमली लो प्रेशर रियल गैस become ideal behave like a behave as ideal. a ideal बिहेव्स लाइक आइडियल। Ideal ठीक है gas. मैडम, बिकम ना यूज करिएगा वर्ड, ये ध्यान रखिएगा Okay. दिलप्रीत मैडम, बिकम वर्ड यूज ना यूज करिएगा, बिहेव लाइक यूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमली Okay. हाई टेम्परेचर पे, हाँ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे चल लेते हैं। तो अब आप देखिए, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तो आप जान सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही रहता है, तो वॉल्यूम भी तो हाई हो जाएगा। यानी टेम्परेचर जब हाई किया हमने तो उस समय वॉल्यूम भी हाई हुआ, और जब वॉल्यूम हाई हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, बोलिएगा प्रेशर क्या हो गया, extremely low हो जाएगा sir। एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल Low सी हो बात गया. ये है, हाँ तो सिंपल फिर सी से बात यही वही हो गई, इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर हाँ, फिर वही इक्वेशन आ जाएगी, पीवी इज इक्वल टू हमारी आर टी बन जाएगी, मीन्स अब फिर वो आइडियल हो गई कि पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, जो फिर जेड की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। यानी कि इन दो कंडीशंस में कोई भी गैस रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव कर सकती है, इसलिए मैंने ये टर्म यहाँ पर बोला है। लेकिन इसके बाद एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों ने अंडर वंडरवॉल सब पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज अब जब आप ढूंढेंगे तो आपको थोड़ी अच्छी किताबों में मिल जाएंगी। मतलब ये नहीं कि मैंने भी किताबों से ही पढ़ा है। तो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर भी देख सकते हैं हम लोग, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ, आपको लगा होगा केवल हम वैंडरवॉल पढ़ा के छोड़ेंगे आपको, लेकिन हम वैंडरवॉल को और थोड़ा सा ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीमली बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा था, एक्सट्रीमली बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्शन में क्यों रखी गई, ये चीज भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन का मास जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन का मास जो होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये कहें कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लेस, यहाँ से लिख दें मास ऑफ, इससे आपको याद रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। सर किसी का माइक ऑन है, जिज्ञासा मैडम माइक ऑन है आपका, अनीस भाई आपका भी माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, जब हाइड्रोजन का मास वेरी लेस हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई एक चीज बताइए, जब कम, जिनका मास जो है बहुत कम है, तो जब वो टकराएंगे या आपस में अट्रैक्ट होंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी तो ना के ही बराबर होगा या लेस हो जाएगा। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स, बोलिए गोपाल सर कैसा हो जाएगा, बिकम्स कैसा लिख दें सर, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये निकल के आया सामने कि जो हमारा ए टर्म है वो भी स्मॉल हो जाएगा, यानी कि जो ए टर्म है ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। जब ये स्मॉल हो जाएगा, भाई यही तो आपने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैडम अभी आपने,
तो जब ए स्मॉल हो जाएगा तो ए अपॉन जो है वी भी वेरी स्मॉल हो जाएगा, वो भी हटाना पड़ेगा, और ए बी अपॉन बी स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास बचेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस, इस चीज को समझिए जरा आप लोग, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ और आप चुपचाप सुन रहे हैं मेरी बात को। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब जो एक्सेप्शन हाइड्रोजन क्यों शो कर रहा है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पी बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आर टी प्लस हमारे पास बचा पी बी, ये चीज बची। अब यहाँ पर आर टी से डिवाइड कर दीजिए तो पी बी अपॉन आर टी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस पी वी आ गया, 1 प्लस पी वी आ गया। अब इसे हम लोग जेड बोलते हैं, तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन हमारे पास आर टी बचा। ये बिहेवियर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जैसा कि ये वैल्यू मोर देन क्या आ गई, मोर देन 1 आ गई, ये वैल्यू लेस देन 1 नहीं, ये वैल्यू मोर देन 1 हुई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि Z की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 आ रही है वो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो आइडियल जैसा बिहेव नहीं कर सकता, ये रियल जैसा ही रहेगा। अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये लाइन मैंने इमेजिन की, और ये लाइन पर यहाँ पर अगर हमने सिंपल सा बोलें कि जैसे जेड बोलते हैं, जेड की वैल्यू इसे मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, यानी पी वी अपॉन आर टी की वैल्यू ये 1 के बराबर इस लाइन पे हो जाती है। इस लाइन से नीचे माइनस, लाइन से ऊपर प्लस। तो जो हाइड्रोजन है वो इस लाइन के से थोड़ा ऊपर से चलेगी और ऊपर ही जाएगी, नीचे इस लाइन को टच नहीं करेगी, इस लाइन से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अगर नीचे आई तो इसका मतलब वो लिक्विफाई हो सकती है, और इस लाइन से ऊपर रही मतलब वो लिक्विफाई नहीं हो सकती है, और वो रियल गैस भी नहीं है। यानी कि ये जो मोर देन 1 फैक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आइडियल गैस नहीं, सॉरी मैं रियल बोल गया, ये आइडियल गैस नहीं, क्योंकि आइडियल गैस अगर होती तो वैल्यू इस लाइन के बराबर आती, मींस जेड की वैल्यू 1 के इक्वल आती, इसके अबव आ रही है या बिलो आएगी। अब अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हम नाइट्रोजन का अगर डायग्राम देखें और कार्बन डाइऑक्साइड का डायग्राम देखें, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डायग्राम में भी यही चीज हमें दिखाई देने लगेगी। यानी कि अगर नाइट्रोजन थोड़ा हल्का सा अगर प्रेशर हम डाउन करते हैं, जेड की वैल्यू थोड़ी सी कम करते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन पैदा होती है, ये यहाँ से पार जाती है ऐसे करके, ये यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाती है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा और लो बनता है नीचे की तरफ, और ये किसी को भी टच नहीं करती है, ये यहाँ पर CO2। ये बता रही है कि CO2 गैस का जो ये चीज है, यहाँ पर हम लोग प्रेशर मान लेते हैं, ये प्रेशर मान लेते हैं, यानी प्रेशर लगभग 10, यहाँ सपोज कर लेते हैं 10 ATM या 10 या 15 ATM रहता है, 10 या 15 ATM के आसपास जब हम लोग चलेंगे तो 10-15 ATM के आसपास जो है ये गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नंबर नाइट्रोजन का है और सबसे लास्ट में नंबर हाइड्रोजन का है, क्योंकि ये आइडियल के ग्राफ के नीचे जा चुका है। ये लोब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि these gases can be liquefied under high pressure and low temperature। ये चीज यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रही, कम ज्यादा इस बात से रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर हम लोग ये वैल्यू जो ग्राफ ये ऊपर की लाइन ये ऐसे चल रही, जो लाइन ऐसे चल रही, ये लाइन ऐसे चल रही, ये लाइन इस बात का रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे प्रेशर ये बढ़ रहा है, ये चीज ऊपर की तरफ भाग रही, प्रेशर की तरफ भाग रही है। लेकिन ये लाइन को पार कर रही है, आइडियल गैस की लाइन को पार कर रही है, मतलब है कि ये आइडियल जैसी तो है, क्योंकि ये टच कर रही है, 100% सीधी नहीं हो रही है। अगर ये 100% सीधी हो जाती तो मतलब आइडियल हो जाती, लेकिन आइडियल को कहीं ना कहीं ये टच करती हुई जा रही है लाइनें, इट मींस दे कैन बिहेव लाइक द आइडियल गैस। ये चीज हम इसके थ्रू बताना चाहते हैं, जो हमने 3 फार्मूले अभी आपको पीछे बताए, 1 2 3, यहाँ से रहिए यहाँ से। तो इस वाले पे सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, और ये मान लीजिएगा कि इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आने की संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि ये हमें पूरा डेरिवेशन से सीखने को मिलेगा, और अगर आप इसे सीख लेंगे एक बार में तो फिर जल्दी गलती नहीं करेंगे इजिली। कभी कभी पूछ लेते हैं एट लो प्रेशर द वैन डर वाल गैस इक्वेशन बिकम्स, नीचे ऑप्शन डाल दिए, एट हाई प्रेशर द वैन डर वाल गैस इक्वेशन बिकम्स, ऑप्शन डाल दिए। तो उस समय अगर आपको ये बात पता होगी कि हमें कैसे करना है तो विदिन मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट में भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। जी गोपाल सर बताइएगा, गोपाल सर बोलिए कुछ। जी सर। अब ये सर, अब आप माइक सर ऑन रखिए, आपसे थोड़ी बातें करता हूँ। ये बताइए कि एक आपने टर्म अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, व्हाट इज द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, बोलिएगा सर, व्हाट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, बोलो सर, गोपाल सर बोले, व्हाट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, बोलिए बोलिए सर। कोई भी गैस नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विफाइड में चेंज हो जाती है, इसे लिक्विफिकेशन कहते हैं।
नहीं सर, लिक्विफैक्शन का मतलब तो ये हुआ कि गैस को कन्वर्ट करना है। अपने आप कहाँ से सर, कैसे करेंगे आप? यानी अ गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तभी तो सर लिक्विफैक्शन होगा, हमें करना है लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफैक्शन का मतलब ये हुआ सर ना कि किसी भी गैस को टेम्परेचर घटाकर और प्रेशर बढ़ाकर जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस। ये फिनोमिना लिक्विफैक्शन कहलाता है। और इसमें सर 3 टर्म हम लोगों ने पढ़े थे। 3 टर्म आपने बीएससी में पढ़े होंगे, और जब आप कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाते होंगे तब भी आप पढ़ते होंगे। एक टर्म था सिंपल सा टीसी, एक टर्म था हमारा बीसी, और एक टर्म था हमारा पीसी। बताइए सर, तीनों टर्म मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, बताएं सर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। ठीक ठीक सर, ठीक। राजेश सर कुछ बोल रहे थे, बोले सर राजेश सर। मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर बोला था सर टीसी को। अच्छा सर, आज कुछ पूछना चाह रहे थे, बाई चांस में कहीं बाहर था? हाँ सर, एक क्वेश्चन आया था सर बोर्ड में, आईएससी का पेपर तो था आज क्या? वो कंफ्यूजिंग हो गया सर। मैंने आंसर दूसरा लिखा और हाँ। हमारे सर ने दूसरा आंसर लिखा। क्या था सर, बताएं। वो था कि ये व्हिच गैस इज लीस्ट वोलेटाइल था। गैस मतलब था हाँ, व्हिच गैस मतलब व्हिच एसिड इज लीस्ट वोलेटाइल, सॉरी व्हिच एसिड इज acid? लीस्ट वोलेटाइल। हाँ एसिड। तो उसमें हाँ, ठीक। तो नाइट्रिक एसिड तो वोलेटाइल होता है, HCl भी वोलेटाइल होता है, ठीक है। ठीक है। एसिड आईएससी की बोर्ड में दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल, बट लेकिन बोर्ड में ऑप्शन आया था कि डाइल्यूट भी दिया था और कंसेंट्रेट भी दिया था। ठीक है सर। नहीं, कंसेंट्रेट ठीक किया था, कंसेंट्रेट एसिड शुड बी लीस्ट वोलेटाइल। बस आपने सर एक चीज ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पर आपने छोटी सी जो वो की है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल नेचर डाउन पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, कारण आपको रीजन के साथ में समझा दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ सर, बोले आप। सर अगर डाइल्यूट होगा सर ना, तो वहाँ पर हार्डन बॉन्डिंग की वाटर होगा वहाँ पर सर। जी। और उनकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी सर। जी, वही मैं बोल रहा हूँ। और कंसंट्रेट होगा तो राजेश सर, अब आपको क्लियर हुआ सर? ठीक है, समझ गया। ठीक। आज के पेपर में सर एक क्वेश्चन और था, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस। मुझे वो तो एक क्वेश्चन ये था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड और क्या था, एसिटिल्डिहाइड था। जैसा एक क्वेश्चन ये भी था। डिफरेंशिएट बिटवीन। हाँ अच्छा, तो ये तो फिर टेस्ट से हो जाएगा, टेस्ट के बेसिस पे। हाँ टेस्ट से जी। ठीक है सर, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। राजेश सर माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है जी सर। मैडम, ये टीसी, बीसी और पीसी की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये टीसी, पीसी और बीसी, यहाँ पर इनकी एक वैल्यू होती है सर। हाँ, नहीं मैं वैल्यू बोल रहा हूँ। जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूँ, बताऊं आपको जी। तो अगर किसी को पता तो बता दो भाई, तो बोल देता हूँ। सबको पता होगा सर। टेम्परेचर बिलो व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ये सबको ही पता होगा। और जिस वॉल्यूम पे हो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। जिस प्रेशर पे आ जाए तो वो प्रेशर हो जाएगा। सब में एक टर्म हमें यूज करना है। चलिए खैर है। अब इसमें सर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ वैल्यूज रहती हैं। इसमें से किस किस की वैल्यू, जैसे मुझे लगता है किसकी वैल्यूज पूछी जाती हैं, तो वो वैल्यूज मैं आपको लिख करके दूंगा अपनी पीडीएफ में। जैसे कि मुझे याद है कि अधिकतर वैल्यू जो पूछी जाती है, मुझे अच्छे से पता है, पेपर जो मैंने देखे हैं, एक तो हीलियम को नोटिस करते हैं लोग, और उसके बाद सबसे ज्यादा अमोनिया की वैल्यू भी पूछी जाती है। हीलियम हालांकि है बहुत सारी, अमोनिया हो गई। एक वैल्यू हाइड्रोजन की तो याद रखना ही पड़ेगी आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया। उसके बाद आप एक क्लोरीन याद कर लें, Cl2 याद कर लें, एक ऑक्सीजन याद कर लें और एक नाइट्रोजन। इतनी वैल्यूज अगर आपके माइंड में रहती है, जिसमें खास वैल्यू जो है वो हीलियम, अमोनिया और नाइट्रोजन, इन पे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। ये वैल्यू लगभग आपको याद रहे तो अक्सर क्या होता है सर, इन क्वेश्चन में आप फालतू से, मेरा मानना है, बाकी आपका अपना विचार है, मेरा मानना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम टाइम वेस्टेज ना करें।
जिनकी वैल्यूज अगर हमें किसी मेथड से याद हो पाए तो याद, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर ये एकदम फिक्स क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की, ये पूछा था, मैं बता रहा हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू कितनी रहती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी का, आया हुआ सर, ये हाँ, आया हुआ। पीजीटी का क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद है अच्छे से, शायद सन 2011 या 13 में किसी में है ये, जहां तक आया मुझे सर, याद है। हाँ। तो अब ये आप ये बताइए कि उसमें कौन सा हम वहां गणित लगाएंगे बैठ के, कौन सी कैलकुलेशन याद करेंगे। इसमें तो अगर आता है तो जय हो और नहीं तो गए हो, दो ही ऑप्शन है सर जी। यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, अब आपको ये भी बता दें, ऐसे क्वेश्चन केवल 10% बच्चे ही करते हैं। ये क्वेश्चन 10% ही करेंगे जिन्हें आएगा, बाकी लोग या तो गलत करेंगे या छोड़ के आएंगे, दो ऑप्शन चलेंगे यहाँ पर। तो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन के लिए उम्मीद करूंगा कि मैं इनकी वैल्यूज आपको दे दूंगा। इन वैल्यूज को आप जो मैंने अंडरलाइन की, इनको तो बिल्कुल आप फिक्स करके कर लेना। एक CO2 और बढ़ा लीजिए जो आई थी, इनको तो आप फिक्स कर लेना 4 को, बाकी आप एक रनिंग में याद रखिएगा कि भाई ये वैल्यूज हमें पूछी जा सकती हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा, वैल्यूज मैं आपको लिख करके दे दूंगा। जैसे किसी हाइड्रोजन हीलियम की 5.3 होती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की आई थी इसलिए मुझे आज तक याद है 304 होती है। तो ये वैल्यूज जो है कुछ ही आपको लिख के दे दी जाएंगी, तो आप भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको दूंगा ही, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर सर एक चीज और आ जाती है, जो वैंडरवाल गैस इक्वेशन के बाद है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सुना है सर टर्म काइनेटिक थ्योरी। अब ये काइनेटिक थ्योरी पर भी लिख लीजिए कि क्वेश्चन 100% नहीं 500% आ जाता है, यानी कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन बचता नहीं सर, 100% वो किसी फॉर्म में आए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आना है क्वेश्चन। इस पे चाहे फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाए, चाहे आपसे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, और चाहे आपसे फार्मूला डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके पूछ लिया जाए। लास्ट टाइम भी पूछा गया था, लास्ट टाइम किसी वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई थी, सीधी फॉर्मूला। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी शायद पूछी गई थी। हाँ जी, हाँ जी। रूट मीन या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी में से कोई एक था, मुझे याद है। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट रेशियो भी पूछे जाते हैं। जैसे अब स्पेसिफिक हीट रेशियो आपसे गामा इज इक्वल टू CP/CV की वैल्यू पूछ ली जाती है। अब मोनो एटॉमिक के लिए कितनी होगी, डाई एटॉमिक के लिए कितनी होगी, ट्राई एटॉमिक के लिए कितनी होगी, तो ये कैलकुलेशन से भी निकल आती हैं, और बाकी वैल्यूज भी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो इस टर्म को, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले टर्म को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं इसकी थोड़ी सी शुरुआत कर दे रहा हूँ कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में होता क्या, कंसेप्ट कैसे चलता है। तो ये थ्योरी सबसे पहले तो हमें ये बताती है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, यानी गैसेस मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, और रैंडम मोशन में जब रहते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं। पहले मैं आपको आज टर्म बता देता हूँ, फिर इनकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा। जैसे ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत तेजी से कोलाइड करते हैं, और जब कोलिजन होता है तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर हम लोग इनकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बोलते हैं कि भाई दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, काइनेटिक्स इनकी हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये हुई कि जब वो रैंडम मोशन में रहते हैं तो कोलिजन करते हैं, और कोलिजन शुड बी परफेक्ट एंड इलास्टिक। कोलिजन होता है, कोलिजन कैसी होनी चाहिए, कोलिजन इनके बीच में परफेक्ट होनी चाहिए और साथ में इलास्टिक होनी चाहिए। अब ये टर्म सर क्या बताता है, परफेक्ट एंड इलास्टिक, ये क्लियर नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट एंड इलास्टिक कोलिजन? जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो, जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो, मींस टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। जिसमें टोटल एनर्जी, एक वर्ड हम इसे यूज किए जा रहे हैं आपकी भाषा में, टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है मैडम, यही तो है ना। अब आपको क्या करना है कि टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड का मतलब है कंटेनर से बाहर नहीं जानी चाहिए, एनर्जी रहे अंदर ही, यानी टकराए, इसकी एनर्जी इसमें तो ट्रांसफर हो जाए, इसकी एनर्जी इसमें तो ट्रांसफर हो जाए, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर, लेकिन टोटल जब निकालें तो वो सेम रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। दिस इज द परफेक्ट एंड इलास्टिक कोलिजन, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो इन्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बताइएगा वो एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बोलिएगा। गोपाल सर, आज क्या यार मजा नहीं आ रहा है आज आपको? जी गोपाल सर, कुछ बोलिए। अभिषेक जी,
राजेश सर आप ही बोले कुछ। एनर्जी होता है ना सर, साक्षी मैडम बोलिए। एनर्जी सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, यस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं सर, आपने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन। मैं पूरा वर्ड कह दे रहा हूँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन, रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन, यानी कोलिजन के लिए जरूरत पड़ी, वो हमें कहलाई थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाई। यानी अब हम लोगों को सर एक चीज और जाननी पड़ेगी यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद, कि एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी जान लेते फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। एक टर्म है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें कोई एक साथी इतना बताए कि एक एक्टिवेशन एनर्जी है, मान लीजिए इसे ई से रिप्रेजेंट किया, और एक हमारी हो जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताइएगा, बोले। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव द प्रोडक्ट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है सर। राजेश सर लाइन पर है सर। हाँ जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा, जैसे आपने सर डेफिनेशन बोली कि दिस इज द अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी को सर कैसे बताएंगे? The extra energy which must be given to some molecules so that their energy should be equal to threshold energy. सर थोड़ा सा और जोर लगाइए, मजा नहीं आया। मैं ये बता रहा हूँ कि सारे मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है सर। ठीक है, तो उन्हें कुछ हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए और प्रोडक्ट दे दे, तो कोलाइड कर जाए। अब आपने सही लाइन पे आ गए। देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने ये ग्राफ लिया और यहाँ पर मॉलिक्यूल सपोज कर लेते कोलाइड करना चाहते हैं, ये यहाँ पर आके रिएक्शन होगी इस पॉइंट पर। अब क्या करना है सर कि ये मॉलिक्यूल क्या किया हमने कि जैसे कि सपोज कर लेते 0 से उठाया और यहाँ तक लेके गए, तो अब आपने क्या काम करना शुरू किया कि इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का, थोड़ा हम यहाँ से लें इसे, यहाँ से यहाँ तक इसकी अपनी कुछ एनर्जी रही होगी, उसे हमने ER बोला। और उसके बाद अगर इस लाइन को हमने यहाँ से खींचा तो यहाँ से यहाँ तक जो उठा करके ले गई है एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक जो उठा करके एनर्जी ले गई, दिस इज कॉल्ड बोले सर, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या कहलाई सर, बोले? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी में यहाँ से यहाँ तक जो उठ के गई वो क्या कहलाई, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब आपने क्या करा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना, तो EA इज इक्वल टू हो जाएगा E टोटल E थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसमें से आप ER घटा दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा। जो आपने सर डेफिनेशन बोली वो मैंने इसको मॉडिफिकेशन में लाया। राजेश सर समझ गए। अब सर क्या करना है कि ये सब टर्म हमें याद रखना है काइनेटिक थ्योरी में, और काइनेटिक थ्योरी के साथ में अब हम लोग चलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की तरफ। अब हम लोग 3-4 टर्म हैं जिनको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली कि हम लोग वो टर्म कौन कौन से यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एक टर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक टर्म होता है एवरेज वेलोसिटी, है ना। ये सर ये दोनों टर्म जो होते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों की हम लोग सर कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट वाले पीरियड में। जब तक आप इतना थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अब मान के चलिए कि जो टर्म एक और पीरियड मुझे लेना है, उसी पीरियड में आपको जितनी भी एनर्जी है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद जो है इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, यानी हर एक टॉपिक पे एक एक दो न्यूमेरिकल भी आपको मैं समझाऊंगा। बाकी न्यूमेरिकल आपको मैं दूंगा कि आप करके प्रैक्टिस करिएगा। जिन न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी सर, बाकी मैं मदद आपकी पूरी करूंगा ही करूंगा, उसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं। तो आज सर हम इतना ही रखेंगे। जी बलप्रीत मैडम बोले। सर मेरे को मतलब कुछ पूछना था सर, जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो क्या फिर जो कंटेनर का वॉल है वो भी प्रेशर अप्लाई करता है, तो उससे कुछ एनर्जी लॉस होगी क्या? देखिए यहाँ आपने जो पूछी है बात वो ये पूछी है, मैं पहले आपकी अपनी बात रख दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने बोला कि ये मॉलिक्यूल कंटेनर से टकराया, जब कंटेनर से टकराया तो इसने अपनी एनर्जी कुछ जो है वो कंटेनर को दे दी होगी। हाँ जी सर। ठीक, तो इसका मतलब है जो कंटेनर से टकराया होगा, तो आपका कहने का मतलब है कि क्या कुछ एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, कुछ एनर्जी घटेगी, आप ये जानना चाह रहे हैं।
जी सर। तो आप मैडम मैं ये बता दूं कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी लेस, वेरी टिनी, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स की वजह से एनर्जी में बहुत बड़ा कोई वेरिएशन नहीं आ सकता, क्योंकि इनका फोर्स, आप जो अट्रैक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं आपने आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया था, ये जो मॉलिक्यूल टकराएगा तो ये डेफिनेट है कि टकराएगा, लेकिन इसको खींचने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होंगे जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे ये पूरे फोर्स से नहीं टकरा पाएगा, आके खट से दूसरा मार देगा फोर्स पे, ये इधर डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये जितना फोर्स आप सोच रहे हैं कि अपने आप अकेला इस पर जाके टकराएगा, डेफिनेट है टकरा सकता है, लेकिन ये इतना साइज में छोटा है, टिनी है, मास इसका बहुत कम है, तो मास नेग्लिजिबल होने की वजह से ये उतनी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा जितना आप इमेजिन कर रहे हैं। लॉस होगा तो वो नेग्लिजिबल ही होगा लॉस। ये ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है सर, मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट पीरियड में। जब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बस केवल एक ही टॉपिक बचा है, जितना काइनेटिक थ्योरी के, वही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और सब उन्हीं के कंसेप्ट पे हमें बात करनी है। बाकी फिर इस पे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, एक पीरियड पूरा न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे, 1-2 पीरियड लगाएंगे। ठीक है मैडम, चलिए तो नमस्कार। नमस्कार मैडम, तिवारी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते गुड नाइट भैया, सर। गुड नाइट, गुड नाइट।